वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और हमारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये सीरीज़ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपने जैसे भी रिसेंट में मेरी वीडियो देखी थी कि मेरे को सीएम योगी जी से अपना नियुक्ति पत्र मिला था, तो बच्चे सोचने लगे कि अब क्लासेस नहीं आएंगी, लेकिन क्लासेस आएंगी आपकी, क्योंकि अभी जो मेरी ज्वाइनिंग है वो अगस्त में होगी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में पहले ट्रेनिंग होती है, तो अभी उसमें टाइम है। चिंता ना करें, क्लासेस आपकी आएंगी। सीटेट की जिम्मेदारी पूरी ली है तो वो पूरी निभाएंगे। आपके एग्ज़ाम तक मैम जो हैं वो बिल्कुल आपके साथ बनी रहेंगी और चैनल पर हमेशा वीडियो जो है वो आपके लिए साइंस के रिगार्डिंग आती रहेंगी। तो चैनल पर आप भरोसा, जैसे मैंने बोला था, आपने किया है तो वो पूरा आप यकीन रखिए, मैम आपको पूरी तैयारी जो है वो कराएंगी। तो 2 दिन वीडियो नहीं आई तो बच्चों को ऐसा लगने लगा, क्योंकि हम लखनऊ गए थे अपना नियुक्ति पत्र लेने के लिए, बहुत दूर था, 8 घंटे हमें जाने में लगे, आने में लगे, तो इस वजह से 2-3 दिन जो है वो क्लासेस हैं नहीं आई। तो बच्चे थोड़ा सा डर गए कि क्लासेस कभी ऐसा ना आए कि मैम का सिलेक्शन हो गया तो मैम कभी क्लासेस ना करें। क्लासेस आपकी आएंगी तो आप उससे परेशान बिल्कुल भी ना हो। आज हमारी क्लास 15 है और ये सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें आप सोच रहे होंगे कितनी क्लासेस होंगी। देखिए, आज हमारा टॉपिक नंबर 15 मतलब हमारी 15वीं क्लास है, तो ये हम टॉपिक 20 तक करेंगे। 20 क्लासेस आपकी ये होंगी और ये बहुत बहुत बेहतरीन क्लास हैं आप लोगों के लिए, और मुझे लग भी रहा है इनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। इनसे पहले जो आपने नोट्स लिए हैं उनको ज़रूर पढ़ के आया करें। नोट्स में ये टॉपिक अच्छे से दे रखा है, मैंने पूरे इंपॉर्टेंट पॉइंट वहाँ पर लिख रखे हैं, और यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आपका बनता है न्यूमेरिक क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से देखने को मिलता है। अगर आपको साइंस पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे व्हाट्सएप या मेरी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी होगी। नोट्स के साथ साथ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस के आपको सारे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे 2023 तक के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन क्या होती है, गति। मोशन गति, जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ सपोज, और मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, तो मैं उठकर गई, तो जब मेरा किसी निश्चित समय में अगर मैं कोई दूरी वहाँ पर जा रही हूँ तो मैंने कुछ गति की, कुछ मोशन किया, तो सिंपल वो गति है, मोशन है, कुछ समय के साथ होती है तो वो टाइम है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वो है न्यूमेरिक। 2 तरह के न्यूमेरिक आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। एक तो एवरेज स्पीड, औसत चाल का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। उसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ये जो आपकी एवरेज स्पीड होती है, औसत चाल होती है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो ये फॉर्मूले के बेस पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। या दूसरा क्वेश्चन जो है वो पेंडुलम पर आधारित, जो लोलक होता है उसके आधारित क्वेश्चन होता है, जिसमें आपका क्या होता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। फ्रिक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति, ऑसिलेशन को बोलते हैं दोलन, और टाइम तो आपका समय है। तो फ्रिक्वेंसी से रिगार्डिंग ये क्वेश्चन बनता है, फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। तो यहाँ पर कोई 2 चीज़ दे देगा आपको, फ्रिक्वेंसी दे देगा, ऑसिलेशन दे देगा, फिर आपसे टाइम पूछेगा, तो याद रखेंगे। तो ये 2 फॉर्मूला बेस्ड आधारित आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, 1 मार्क्स गेन करने का बहुत ही अच्छा मौका यहाँ पे हमें देखने को मिलता है न्यूमेरिक के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका सीटेट साइंस 2011 में बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन विच ऑफ द फ्लोइंग केसेस ऑफ मोशन आर द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल। गति के निम्नलिखित में से किस में तय की गई दूरी और विस्थापन जो है, उनके जो परिमाण हैं, मैग्नीट्यूड हैं, वो बराबर होंगे, ये हमको यहाँ पर बताना है। देखिए, साइंस में मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होता है, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होती है, मैग्नीट्यूड है क्या। मैग्नीट्यूड साइंस में कुछ नहीं होता, ये वैल्यू होती है। जैसे मैंने फोर्स बोला 10 न्यूटन की लग रही है, तो ये 10 न्यूटन क्या है, वो वैल्यू है। तो उस वैल्यू को फिजिक्स में या साइंस के टर्म में हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है, वैल्यू ना बोल के क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड, जो परिमाण है वो इक्वल होगा, ये हमको बताना है। अब यहाँ पर हम 2 कॉन्सेप्ट समझेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। क्या अंतर होता है इन दोनों में, ये हमको यहाँ पर समझना है। मैं पहले सर्कल से समझाऊंगी। ये मैंने एक सर्कल बनाया, सपोज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और मुझे वापस यहीं आना है, तो मैंने डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है आपने कितनी दूरी जो है, पूरी कुल दूरी कितनी कवर की, दूरी कितनी कवर की, वो डिस्टेंस है। जैसे मैं यहाँ से चली, यहाँ घूम के वापस आ गई, तो मैंने कुछ जो टोटल दूरी कवर की वो मेरी क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी। मैं यहाँ पर चली ऐसे घूम के और मैं वापस
यहीं पर आ गई। तो इस केस में मेरी शॉर्टेस्ट दूरी क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी जो है वो मेरी 0 है। तो यहाँ पर विस्थापन जो है वो मेरे को 0 देखने को मिलेगा। एक और सिचुएशन समझिए, सपोज़ मैं यहाँ पर थी और मुझे यहाँ पहुँचना था। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ आई 5 किलोमीटर, फिर मैं यहाँ पर गई 3 किलोमीटर। तो इस तरह से मैंने क्या करा, ये यहाँ पर कितना, ये इस तरह से मैंने ये कवर किया। तो ये तो है मेरा डिस्टेंस जो मैंने कुल दूरी कवर की। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन क्या है, शॉर्टेस्ट दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक जाने की एक शॉर्टेस्ट दूरी ये भी हो सकती है ना। और ये कितनी हो गई 4। तो मैंने देखा शॉर्टेस्ट दूरी यहाँ से जाने में तो मेरा टोटल कितना लग रहा है 5 3 मतलब कितने हो गए 7 किलोमीटर लग रहे हैं मेरे को जाने में। लेकिन इस शॉर्टेस्ट दूरी से क्या हुआ, मेरा डिस्टेंस सिर्फ मैं 4 किलोमीटर में यहाँ से यहाँ तक पहुँच पा रही हूँ। तो वो जो शॉर्टेस्ट दूरी होती है वो विस्थापन होता है। लेकिन जो कुल दूरी होती है वो आपका दूरी है, नॉर्मल डिस्टेंस है। तो दोनों में क्लियर हो गया। अब अगर सर्कुलर के केस में पूछा जाए कभी भी आपसे कि सर्कल के केस में आप यहाँ से चले और वापस वही पोजीशन पर आ गए, जिस पोजीशन से हम चलते हैं और सेम उसी पोजीशन पर अगर हम वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर डिस्टेंस तो कवर होता है, दूरी तो होती है, लेकिन वहाँ पर विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जो कि शॉर्टेस्ट दूरी क्या होगी, कुछ भी नहीं, जहाँ से चले वहीं आ गए। तो शॉर्टेस्ट दूरी वहाँ पर कुछ ना होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट विस्थापन जो है वहाँ पर 0 होता है। अब यहाँ पर एक सिचुएशन हमसे पूछी है कि किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो बराबर होगा। देखिए ये कार है जब एक स्ट्रेट लाइन पर चल रही है, बिल्कुल इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही बराबर होंगे। क्योंकि देखिए मैं यहाँ से यहाँ तक चली, मैंने 10 किलोमीटर कवर किए, तो शॉर्टेस्ट दूरी भी मेरी यहाँ से यहीं होगी और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचने तक के लिए। तो उस केस में भी 10 किलोमीटर ही मुझे स्ट्रेट लाइन में चलना ही पड़ेगा, कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन, जब कोई कार सीधी चल रही है या कोई बाइसिकल सीधी चल रही है तो उस केस में वो दोनों क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी सर्कुलर पाथ में तो अब मैंने बताया डिस्टेंस होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर 0 भी हो सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, एक इंसान यहाँ से चला यहाँ आया तो ये हो गया इसका डिस्टेंस, लेकिन एक शॉर्ट तरीके से क्या करा, वो यहाँ से सीधा यहाँ आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते जब सर्कुलर पाथ है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई शॉर्टेस्ट दूरी होगी। सेम ऐसे टू और फ्रो में हो गया, ऐसी अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इन केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होता। दूरी विस्थापन जब हम सीधा चलते हैं उस केस में बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, इस तरह का क्वेश्चन 2 बार बना, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन ये ऐड किया है। न्यूमेरिक क्वेश्चन है आपका जो सीटेट साइंस 2012 में बना। यहाँ पर एक टेबल दी है जो पूरी जर्नी को दिखाती है किसी कार की या किसी व्हीकल की, जहाँ पर ये 8 बजे ओडोमीटर। अब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जो कार में दूरी को मापता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, वो क्या होता है, वो आपका ओडोमीटर होता है। ये बात आप याद रखेंगे। जो स्पीड, जो चाल को मेजर करता है, किस स्पीड से आप जा रहे हैं, वो होता है आपका स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर और ओडोमीटर में अंतर होता है। ओडोमीटर आपकी जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो बताता है। अब सुबह सुबह कार में जब 8 बज रहे थे तो उस समय जो ओडोमीटर था उसमें ये रीडिंग थी। 2 घंटे बाद ओडोमीटर में रीडिंग कितनी हो गई, टाइम हो गया 10, मतलब 2 घंटे यहाँ पर मैं जो मेरी कार है वो चली होगी और 2 घंटे के बाद जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो भी बदल गई। कितनी बदली, तो यहाँ पे अब मुझे पता चल जाएगा कि कितना डिस्टेंस मैंने 2 घंटे में कवर किया। तो डिस्टेंस पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, 6712 को 6640 से अगर मैं माइनस कर दूँगी तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 घंटे में मैंने कितनी दूरी, कितना डिस्टेंस जो है यहाँ पर कवर किया। 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर और 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। तो अब मुझे ये पता चल गया कि ये ओडोमीटर में यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे में मैंने 72 जो किलोमीटर है उसका जो दूरी है वो मैंने यहाँ पर कवर की है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पीड, जो वाहन की मीटर प्रति सेकंड में चाल है वो हमसे ये पूछ रहा है। ये यहाँ पर किलोमीटर था, समय भी मेरा घंटे में है 8 से 2, तो अभी जो फिलहाल मेरी स्पीड निकल कर आएगी वो किलोमीटर पर आवर में निकल कर आएगी, किलोमीटर प्रति घंटा में निकल कर आएगी। लेकिन क्वेश्चन में वो नहीं पूछी, क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड में पूछा है, तो हम उसे बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है कि कितनी दूरी आप कितने समय में कवर कर रहे हैं, वो आपकी स्पीड है, चाल है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना मैंने कवर किया था, 72 किलोमीटर जो है कार ने कवर किया। उसके बाद कितने समय में कवर किया था, 2 घंटे में कवर किया था। इसको जब कट करेंगे 2 3 × 6,
2 6 आपका 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो स्पीड निकल कर आ गई वो आ गई मेरी 36 किलोमीटर पर आवर। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे ना, जल्दबाजी में यहाँ पर आंसर टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर 4, जबकि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आंसर में पूछा था मीटर पर सेकंड में हमें आंसर बताना है। तो किसी भी स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से। यहाँ पर 18 की टेबल में ये कितनी बार चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, और 2 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो मीटर पर सेकंड में अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो वो 10 मीटर पर सेकंड होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन अब देखिए यहाँ पर डायग्राम की फॉर्म में दे दिया और यहाँ पर सिंपल इस तरह की फॉर्म में लिखकर ये क्वेश्चन दे दिया जो 2014 में क्वेश्चन बना। यहाँ पर भी सेम वही क्वेश्चन है। किसी गतिमान कार का पथमापी जो होता है, जो ओडोमीटर होता है, वो रीडिंग करता है 8 बजे इतनी और 10 बजे रीडिंग करता है इतनी। टेढ़े मेढ़े पथ पर वो असमान चाल से जो है वहाँ पर गति कर रहा है। ये सिर्फ घुमाने के लिए लाइन लिखी है। हमसे पूछ यहाँ पर एवरेज स्पीड ही रहा है। एवरेज स्पीड क्या होती है? सबसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था जो एवरेज स्पीड है, औसत चाल है, वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी पहले यहाँ पर था, फिर ये दूरी ऑडोमीटर में इतनी होगी, तो पहले हम इन दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो वहाँ से हमें डिस्टेंस पता चलेगा। टाइम तो मुझे पता है, जो कार है वो 8 से 10 मतलब 8 बजे चली थी और 10 बजे पहुँच गई, तो कार की जो टोटल टाइमिंग है वो तो मुझे बिल्कुल क्लियर है, 2 घंटे है। और मेरा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 3666 में से मैं क्या करूँगी, अगर ये 36540 को माइनस कर दूंगी तो मेरा यहाँ पर पता चल जाएगा ओडोमीटर में कितना डिस्टेंस जो है वो कार ने 8 से 10 किलोमीटर के बीच में कवर किया। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो 6 ही रहेगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 जो है वो देखने को मिलेगा। 126/2 यहाँ पर हम करेंगे, तो जब इसको करेंगे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ पर मेरा हो जाएगा आपका 63। अब देखिए यहाँ पर ये जो 63 निकल कर आया वो किलोमीटर पर आवर में निकल के आया फिर से। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, मीटर पर सेकंड में पूछ रहा है। मीटर पर सेकंड के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 5/18 से। अब इसको कटते हैं, कट हम किसकी टेबल से, 9 की टेबल से। 9 2 जा 18 और 9 7 जा आपका 63 होता है। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 5 से, तो 7 5 जा 35, 35/2 मेरा यहाँ पर निकल कर आया। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 17.5 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये मेरी औसत चाल निकल कर आ गई, किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन जो फरवरी 2014 में बना। ये क्वेश्चन अब किस पर आधारित है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। जो आवृत्ति होती है वो दोलन बटे समय होती है। तो यहाँ से एक और रिलेशन निकल कर आता है। अगर मैं फिलहाल दोलन ऑसिलेशन की बात ना करूँ तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यही क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग, वाइब्रेशन करना, कंपन करना, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि 1 सेकंड में कितने कंपन हो रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी है। एन ऑब्जेक्ट इज वाइब्रेटिंग एट 5000 हर्ट्ज, तब हर्ट्ज लिख दिया। आपको पता है आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का मात्रक हर्ट्ज ही होता है। तो क्वेश्चन में मेरे को फ्रीक्वेंसी दे दी है और टाइम पीरियड, जो आवर्त काल है ध्वनि का, वो मेरे को यहाँ पर पूछ रहा है। तो सिंपल यहाँ पर यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो फ्रीक्वेंसी दी है 5000 और मुझे टाइम यहाँ पर निकालना है। तो मैं टाइम को ऊपर ले जाऊंगी और फ्रीक्वेंसी को क्या करूँगी, नीचे ले आऊँगी। तो ये हो जाएगा 1/5000। तो यहाँ पर अभी इसे 1000 को कर देते हैं अलग। 1/5 को अगर मैं पॉइंट में बात करूँगी तो वो कितना होता है, 0.2। लेकिन अभी मेरे नीचे 3 0 भी हैं, तो इसको और 3 0 खिसकाएंगे। यहाँ पर 2 के बाद 1 2 3, फिर यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा और यही मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 0.0002 सेकेंड, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकेंड मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन में टाइम पीरियड दे दे, फ्रीक्वेंसी पूछे तो बहुत ईजी है, बस यही फॉर्मूला याद रखना है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमने अपना ऑप्शन से आंसर निकाला, ऑप्शन सेकेंड मेरा यहाँ पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपका सितंबर 2016 में बना। एक बाइसिकल है जो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में विद कांस्टेंट स्पीड। मैं ये कह सकती हूँ कि जैसे एक बाइसिकल है वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है कांस्टेंट स्पीड से एक रोड पर, सीधी रोड पर चलती जा रही है। तो हमें बताना है जो साइकिल के पहिए होंगे वो क्या एग्जिबिट करेंगे, किस तरह का मोशन, किस तरह की गति हमें साइकिल के पहिए में देखने को मिलेगी। ये हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है। अब क्योंकि साइकिल कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो बार बार पहिए जो हैं जिस दूरी को कवर कर रहे होंगे बार बार उसी दूरी को वो जो है कवर कर रहे होंगे। तो जब बार बार एक ही डिस्टेंस कवर करा जाता है, ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट, जब बार बार एक ही दूरी एक ही डिस्टेंस को कवर करा जाता है तो वो आपका होता है पीरियोडिक मोशन। वो होता है आपकी, यहाँ पर आवृत्ति लिख दिया है, ये होगा आपका हाँ पीरियोडिक मोशन, पीरियड में चल रहा है। आवृत्ति गति जो है वो यहाँ पर होती है, जैसे पृथ्वी बार बार सन का चक्कर लगा रही है, एक ही डिस्टेंस को बार बार कवर करे जा रहे हैं एक ही निश्चित समय में। ये भी याद रखेंगे निश्चित समय में, तो वो कोई कांस्टेंट स्पीड है तो टाइम भी सेम वहाँ पर रह रहा होगा। तो निश्चित दूरी जब निश्चित समय में बार बार हम कवर करते हैं तो वो आपका पीरियोडिक मोशन होता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पीरियोडिक मोशन जो है साइकिल के पहिए कर रहे हैं। ट्रांसलेशन मोशन, जो स्थानांतरणीय मोशन होता है इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ स्थान का परिवर्तन होता है। अगर एक ऑब्जेक्ट स्थान परिवर्तन कर रहा है तो उसमें ट्रांसलेशन मोशन डेफिनेटली होगा, तो ये भी आ जाएगा। और साथ में पहिए गोल गोल घूम रहे हैं तो वहाँ पर सर्कुलर मोशन भी मेरे को देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए एक दोलन गति और होती है, देखिए पीरियोडिक मोशन समझ में आ गया आपको, अब ट्रांसलेशन समझ में आ गया, सर्कुलर समझ में आ गया। देखिए एक होता है सर्कुलर मोशन और एक होता है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है सर्कुलर और रोटेटरी मोशन में। देखिए अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है तो ये सर्कुलर, जब हम किसी पॉइंट का चक्कर लगाते रहते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं तो वो सर्कुलर होता है, वो वृत्तीय गति होती है। लेकिन जब हम अपनी ही पोजीशन पर चक्कर लगाते हैं, जैसे मैं खड़ी हूँ और मैं अबाउट टर्न हो गई, जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पर अपने ही किसी पॉइंट पर, जब हम बाहरी किसी पॉइंट का चक्कर लगाते हैं तो वो सर्कुलर है। लेकिन जब हम अपनी ही बॉडी के किसी पॉइंट पर घूमते हैं तो वो आपका रोटेटरी मोशन होता है। तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। फिर पीरियोडिक मोशन क्लियर हो गया। एक होता है आपकी दोलन गति, इसमें क्या होता है दोलन करना, वाइब्रेशन ऐसे ऐसे ये होती है, इधर जाना इधर आना, ये दोलन गति कहलाती है। तो इस तरह से मैंने सारे मोशन आपको समझा भी दिए। फिलहाल यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन जो साइंस 2018 में बना। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज। एक सरल लोलक की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे को यहाँ पर 2 हर्ट्ज दे रखी है। तो वो कितने ऑसिलेशन करेगा 16 सेकंड में, ये हमको यहाँ पर बताना है। कितने दोलन वहाँ पर होंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम। अब क्वेश्चन में मेरे को फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति है वो यहाँ पर दी है, वो कितनी है 2 हर्ट्ज है। ऑसिलेशन दोलन मेरे को क्वेश्चन में दिए हैं 16। टाइम मुझसे यहाँ पर पूछ रहा था, सॉरी ऑसिलेशन मुझसे पूछ रहा है, टाइम मेरे को दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा एक बार फिर से देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है मेरे को यहाँ पर दी है 2 हर्ट्ज, ऑसिलेशन मुझसे पूछ रहा है और टाइम मेरे को क्वेश्चन में दिया है 16 सेकेंड। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के लिए ऊपर चला जाएगा। 16 2 जा कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 32 हो जाएगा। तो इट मीन्स जो ऑसिलेशन है, जो दोलन है, वो यहाँ पर निकल कर आ गए 32। तो अब हमें पता चल गया 16 सेकंड में अगर फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो कितने दोलन हो रहे हैं वहाँ पर 32 दोलन जो है वो हो रहे हैं, ऑसिलेशन हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th जो सीटेट साइंस 2019 में बना। न्यूमेरिक क्वेश्चन क्या है, मायरा जो है साइकिल करती है टू हर फ्रेंड्स हाउस, जो कि क्या है, ये उसका घर होगा, ये उसके दोस्त का घर है, जो कि 5 किलोमीटर है और वो पैकेट डिलीवर करने के लिए एक जाती है। शी गोज़ एट अ स्पीड ऑफ, जाते वक्त जो उसकी चाल है, स्पीड है, वो 12 किलोमीटर पर आवर है और लौटते वक्त जो उसकी स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है। जब ऐसे आपसे औसत चाल पूछे, एवरेज स्पीड पूछे, तो इस केस में हम एक फार्मूला लगाएंगे 2 × x × y। एक्स वाई यहाँ पर क्या है, जाने और आने की चाल, और नीचे आ जाता है x + y। इस फॉर्मूले से ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि टाइम हमें वहाँ पर बचाना होगा। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब आपका डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस जाते हुए
और आते हुए का डिस्टेंस दूरी जो है वो सेम है, जाते हुए भी चाल दे दे, स्पीड दे दे और आते हुए की भी स्पीड दे दे, तो उस केस में हमें एक्स और वाई की वैल्यू पता होती है और सिंपल हम इस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अब हम ये फॉर्मूले में रखेंगे 2 × x × y। एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर मान लेंगे 12 और वाई की वैल्यू यहाँ पर हम मान लेंगे 8। ये जाने और आने की स्पीड हो गई। और नीचे क्या होता है, इन दोनों का सम जो है वो होता है। तो 12 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 जो है वो यहाँ पर हो जाएगा। 2 की टेबल में ये 10 टाइम कट जाएगा और 12 8 जा कितना होता है, वो आपका 96 होता है। 96/10 पॉइंट को ऊपर करेंगे तो 9.6 जो है km/h जो है वो मेरी यहाँ पर एवरेज स्पीड और सच्चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन थे, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। ये जुलाई 2019 में क्वेश्चन बना था। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग लीनियरली विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ द टाइम इज रिप्रेजेंटेड अलोंग एक्स एक्सिस देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कोई पिंड रेखित किसी एक समान वेग से गतिमान है, यदि समय को एक्स अक्ष पर निरूपित किया जाए तो कौन सा कथन यहाँ पर सही है। देखिए कुछ बात पहले यहाँ पर हमें समझनी होंगी। ग्राफ को हम ऐसे बनाते हैं, ये वाला कहलाता है आपका एक्स एक्सिस और ये कहलाता है आपका वाई एक्सिस। पहले तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। फिर आपको ये बात याद रखनी है, दो तरह के ग्राफ आपको बेसिकली याद रखने होंगे। जैसे अगर ये एक्स एक्सिस पर सपोज मैंने माना टाइम है, टाइम हमेशा यहाँ पर बेसिकली हमेशा एक्स एक्सिस पर ही आएगा। ये टाइम हो गया। अब देखिए वेलोसिटी के केस में विस्थापन आता है। स्पीड और वेलोसिटी, जैसे मैंने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर बताया था, सेम ऐसे ही चाल और वेग में अंतर होता है, स्पीड और वेलोसिटी में अंतर होता है। चाल के केस में हम डिस्टेंस की बात करते हैं और वेलोसिटी के केस में हम डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होता है उसकी बात जो है वहाँ पर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। पहली बात तो अब दो तरह के ग्राफ यहाँ पर बनते हैं। जैसे सपोज ये 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है। ये यहाँ पर 10 किलोमीटर हो गया, ये 20 किलोमीटर हो गया, ये 30 किलोमीटर हो गया। मैं अगर एक निश्चित समय में बार बार निश्चित दूरी ही कवर कर रही हूँ, मैंने जैसे 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर कवर किया, फिर अगले 1 घंटे में भी 10 किलोमीटर, फिर उससे अगले घंटे में भी 10 किलोमीटर, तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स डिस्टेंस जो है, एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी जो है बार बार कवर कर रही हूँ। तो जैसे देखिए 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर आई, फिर अगले 1 घंटे में और 10 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटे में और 10 किलोमीटर। तो इस तरह से मैं 3 घंटे में 30 किलोमीटर चल गई। तो इस तरह में जो पॉइंट बने वो यहाँ पर ऐसे बने। तो ग्राफ जो है वो इस तरह से बन जाता है। जब डिस्टेंस टाइम देगा तो यूनिफॉर्म स्पीड वहाँ पर हो जाती है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर आपसे पूछे कि ग्राफ कैसा बनता है तो वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो बनता है। अब एक ग्राफ ऐसे भी होता है कि जहाँ पर देखिए कोई डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस टाइम के केस में अगर मैं बात करूँ, ग्राफ कैसा है, डिस्टेंस और टाइम का जो कि स्पीड को दिखा रहा होगा। टाइम है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन डिस्टेंस अभी भी ये सपोज जैसे 15 किलोमीटर है, अभी भी ऑब्जेक्ट 15 किलोमीटर पे है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद भी ऑब्जेक्ट जो है 15 किलोमीटर पे है, 3 घंटे बाद भी ऑब्जेक्ट यहीं पर है। तो ये स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ ऐसे बन जाता है। तो यहाँ पर दो सिचुएशन होती हैं। जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, रेस्ट पर होता है, मतलब वो अपना डिस्टेंस जो है चेंज ही नहीं कर रहा, तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ बनता है जो पैरेलल होता है किसके, टाइम के। ठीक है, तो इस तरह से ये दो ग्राफ हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक यूनिफॉर्म स्पीड वाला ग्राफ होता है और एक जब होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है, वहाँ पर वो कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, तो उस केस में ग्राफ जो है वो पैरेलल बन जाता है टाइम के। अब यहाँ पर देखिए वेलोसिटी टाइम, क्योंकि वेलोसिटी की बात हो रही है तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो यहाँ पर आएगा नहीं, तो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन तो होगा यहाँ पर बाहर। अब देखिए ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों पॉइंट में साफ साफ लिखा है, यहाँ पर बात हो रही है वेलोसिटी टाइम की, नीचे टाइम है, ये वेलोसिटी है। तो अब यहाँ पर ये बोला है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो एक समान है, वेलोसिटी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। वेलोसिटी अगर 15 किलोमीटर थी तो वो 15 किलोमीटर ही रह रही है। अब 15 किलोमीटर ही रह रही है, जैसे टाइम 1 घंटे से 2 घंटा हुआ, फिर 3 घंटा हुआ, लेकिन वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो कांस्टेंट है। यहाँ पर साफ लिखा है एक समान वेग है, लीनियर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 15 ही रह रही है बार बार। तो देखिए आप खुद सोचिए ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बन जाएगा। और ये ग्राफ क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मोशन विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ बना, देखिए यहाँ पर ये वेलोसिटी रखा है इन्होंने, याद रखिएगा, यहाँ पर इन्होंने दूसरी साइड क्या रखा, वेलोसिटी रखा, यहाँ पर टाइम है। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है, बार बार यही है यही है, तो टाइम के साथ में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वो स्ट्रेट लाइन बन गया। और वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल है, वो टाइम जो है यहाँ पर ये इसके पैरेलल है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9th जो दिसंबर 2019 में बना, फिर से ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ऑसिलेशन अपॉन टाइम, आवृत्ति इज इक्वल टू दोलन बटे समय पर क्वेश्चन था। एक पेंडुलम है जो ऑसिलेशन करता है 30 टाइम्स इन 3 सेकेंड। तो यहाँ पर हम सीधी सी फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे जो क्या होती है ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। तो कितना आ जाएगा 10 हर्ट्ज जो है वो मेरी यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी, जो कि एकमात्र सेकेंड ऑप्शन में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ही हो जाएगा। टाइम पीरियड पूछ रहा है तो टाइम पीरियड क्या होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन 10 इट मीन्स 0.1। तो ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। बहुत इजीली आपको अभी क्लियर हो रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो 24 दिसंबर 2021 में बना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार समझाऊंगी, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। Which of the following changes in a simple pendulum will lead to an increase in its time period? एक सरल लोलक के निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका जो आवर्त काल है वो बढ़ जाएगा? पहली बात तो आपको याद रखना होगा कि जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो टाइम पीरियड, ये जो लेंथ होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अंडर रूट टाइम के। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, पहली बात तो आपको ये याद रखना होगा कि जो लेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अंडर रूट टी के। ये फॉर्मूला याद रखना है और ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद नहीं रखने। और दूसरा पॉइंट जो मैं आपको समझाऊंगी झूले के एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे आपने देखा होगा झूला भी क्या होता है, आगे पीछे जाता है। जब इस तरह से चीज़ें जाती हैं तो वहाँ पर जैसे पेंडुलम होता है, पेंडुलम भी तो ये होता है लोलक, इधर से इधर जाना, इधर से इधर जाना। सेम ऐसे झूला करता है। जब वो लटकने वाले झूले पर हम बैठकर झूलते हैं वो आगे जाता है पीछे जाता है। आपने देखा होगा जब हम बचपन में करते थे झूले पर बैठ जाते थे यहाँ पर और झूले को आगे करते थे पीछे करते थे, तो बैठकर झूला इतनी तेज़ नहीं चलता था। हम वहाँ पर टाइम को कम करने के लिए क्या करते थे, खड़े हो जाते थे झूले पर। झूले पर खड़े होने से क्या होता है, झूला यहाँ से बंधा हुआ है, उसकी लेंथ को हम यहाँ पर कम कर देते थे क्योंकि हम खड़े हो गए तो अब हम यहाँ आ गए, तो हमने लेंथ को कम कर दिया। लेंथ को कम करने से हमने क्या करा, टाइम पीरियड, जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लग रहा था अब हमने उसे घटा दिया। अब हम जल्दी जल्दी जो है आगे पीछे जाएंगे। तो लेंथ को घटाने से मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि टाइम जो है मैं जो आगे पीछे जा रही थी झूले पे वो भी घट गया। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल गया कि अगर लेंथ कम होती है तो टाइम भी कम होगा, और अगर मैं लेंथ को बढ़ा दूंगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा टाइम मुझे लगेगा। देखिए जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। दिमाग में रख लीजिएगा सारे पॉइंट। जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन होती है, जैसे यहाँ से ये बंधा है यहाँ पर जब है, तो ये पोजीशन कहलाती है आपकी मीन पोजीशन। जब ये हद से हद इतनी ऊंचाई तक, जितनी ऊंचाई तक ये यहाँ जाता है ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। मैक्सिमम ये कितना जाएगा तो याद रखेंगे ये वाली पोजीशन होती है मीन पोजीशन, और जितनी ऊंचाई तक वो जाता है वो होती है उसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो क्लियर हुआ टाइम और लेंथ का आपको रिलेशन। अगर यहाँ पर साफ साफ लिखा है अगर मैं टाइम पीरियड में इंक्रीज़ करती हूँ, उसका आवर्त काल बढ़ाती हूँ, तो सीधी सी बात है उसकी जो लेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरा यहाँ पर सही होगा। मैंने समझा दिया है कि टाइम पीरियड और लेंथ का साफ साफ रिलेशन होता है। लेंथ बढ़ती है, अगर लेंथ बढ़ाने पर टाइम पीरियड भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर लिखा था कि टाइम पीरियड बढ़ा हुआ है तो सीधी सी बात है लेंथ बढ़ गई थी। लेकिन बचपन में हम क्या करते थे, हम लेंथ को घटाते थे और उससे क्या होता था, टाइम पीरियड भी हमारा घट जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11, फिर से इसी तरह का क्वेश्चन है। 29 दिसंबर 2021 में भी बना, 18 जनवरी 2023 में भी बना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है, तो नीचे टाइम आ जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ किसकी बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, आपकी चाल की बात कर रहा है। ये कह रहा है स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन दो केस में बन सकती है, जब यूनिफॉर्म स्पीड हो, या फिर ये केस ये हो सकता है कि वो कुछ डिस्टेंस वहाँ पर कवर ही नहीं कर रहा समय के साथ। तो दोनों केस में जो हमारा है स्ट्रेट लाइन हमको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंस, जो यहाँ पर निष्कर्ष हैं वो क्या निकाले जा सकते हैं जब इस तरह का मोशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है दूरी समय ग्राफ में, अगर वो एक सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है, या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या देगा, वो हमें स्पीड ही तो देता है, या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड से वहाँ पर जा रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में भी आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनती है, और जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर भी होता है तो पैरेलल वाली स्ट्रेट लाइन जो है हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ए और बी वाली दोनों कंडीशन हो सकती हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ए और बी। इन दोनों के केस में ही हमें स्ट्रेट लाइन जो है, सरल रेखा जो है, सीधी सरल रेखा जो है वो देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन सेकंड मेरा यहाँ पर आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो 30 दिसंबर 2021 में बना। 4 ऑब्जेक्ट की स्पीड हमको यहाँ पर दे रखी हैं और इनका हमें सही ऑर्डर जो है वो यहाँ पर लगाना है। सिंपल है। ए में जो है मेरे केस में क्या हो रहा है कि मैं 1 सेकंड में 800 मीटर जो है वो कवर कर रही हूँ। साफ साफ लिखा है 800 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में मैं 800 मीटर 800 मीटर जो है वो कवर कर रही हूँ। दूसरे केस में सेम बी के केस में मैं 1 सेकंड में 8 किलोमीटर जा रही हूँ। तो यहाँ पर तो स्पीड बहुत ज़्यादा है भैया। ये साफ साफ क्लियर हो गया कि ये जो बी है वो ये जो बी है यहाँ पर साफ साफ क्लियर हो गया, ये बी जो है वो बड़ा है किससे, ए से। ये तो क्लियर हो गया क्योंकि इस केस में तो मैं खाली एक सेकंड में 800 मीटर ही जा रही थी, जबकि यहाँ पर मैं 1 सेकंड में 8 किलोमीटर जा रही हूँ। अब सी केस की अगर मैं बात करूँ, चलिए तो सी केस की बात करेंगे कि सी केस में हमारा क्या होगा। सी केस में मैं 8 किलोमीटर जा रही हूँ 1 मिनट में, तो मिनट को पहले सेकंड कर लेते हैं। अब ये 8 किलोमीटर को मैं 8000 मीटर भी तो बोल सकती हूँ क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो 8 किलोमीटर में कितने होंगे, 8 में कितने होंगे, 8 की मल्टीप्लाई 1000 से करी तो 8000 मीटर। मीटर को सेकंड में करेंगे तो 60 हो जाएगा। यहाँ पर ये 0 से 0 कट गया। तो मुझे यहाँ पर क्लियर हुआ कि सी के केस में मैं 6 सेकंड में 800 मीटर जा रही हूँ, जबकि यहाँ पर मैं 1 सेकंड में 800 मीटर जाई थी। तो इन तीनों के ऑर्डर मुझे पता चल गए, साफ साफ यहाँ पर दिख रहे हैं कि जो मेरा बी है वो तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसमें तो मैं 1 सेकंड में ही 8 किलोमीटर जा रही हूँ। फिर उसके बाद जो मेरा बड़ा है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए तो 1 सेकंड में ही 800 मीटर जा रहा है, जबकि जो सी है वो 6 सेकंड में जा रहा है 800 मीटर। तो यहाँ ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, इट मीन्स यहाँ पर स्पीड कम है। तो सी में स्पीड मुझे क्लियर हो गया कि सी में स्पीड सबसे कम है। उसके बाद जो स्पीड ज़्यादा है वो किस में है, वो आपकी ए में है। और उसके बाद जो स्पीड ज़्यादा है वो किस में है, बी में। तो बी में तो मुझे क्लियर हो गया कि स्पीड जो है इन तीनों केस में सबसे ज़्यादा है। इस तरह का ऑर्डर जो है वो मुझे यहाँ पर ढूंढना होगा। तो इस तरह का ऑर्डर जो है वो सेकंड और थर्ड केस में तो नहीं मिल रहा। इस तरह का ऑर्डर सी ए बी वाला ऑर्डर ये मुझे फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। इट मीन्स फर्स्ट या फोर्थ ऑप्शन में से ही कोई मेरा आंसर होगा। अब मुझे ये भी क्लियर हो गया इन चारों ऑप्शन में सी दोनों में पहले दे रखा है, तो सी की स्पीड जो है ये मुझे क्लियर हो गया कि यहाँ पर सबसे कम है। अब मुझे ए और डी में ही चेक करना होगा, या ए और डी को चेक करना होगा सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर डी कह रहा है ए जो है वो डी से बड़ा है और यहाँ पर ये कह रहा है डी बड़ा है ए से। तो ए और डी को चेक कर लेते हैं। ये 1 सेकंड में 800 मीटर जाता है, ये 8000 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में। ठीक है, अगर 8000 किलोमीटर 1 घंटे में जा रहा है, यहाँ पर इसे देखने से ही लग रहा है कि डी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आप कैलकुलेट भी करेंगे तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब किलोमीटर को आर से करके इसको मिनट में ले लेते हैं, 8000 अपॉन 60 मिनट। ठीक है, ये कट कर दूंगी तो मुझे क्लियर हो गया कि 6 मिनट में मैं 800 किलोमीटर जा रही हूँ। तब भी बहुत ज़्यादा है, ये तो सिर्फ 1 सेकंड में ही जो है 800 मीटर कवर कर रहा है। 1 सेकंड में 800 मीटर कवर कर रहा है, तो 1 मिनट में कितने कवर करेगा, मैं ये क्लियर कर लूँगी यहाँ से। इसको क्लियर करके देखेंगे तब भी ये बहुत कम आएगा क्योंकि मीटर बहुत कम है। 800 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा है, भले ही चाहे 6 मिनट में जा रहा है तब भी इसकी स्पीड यहाँ पर ज़्यादा ही रही होगी। तो इससे मुझे क्लियर हो गया कि डी भी जो है वो बड़ा है किससे, ए से। अब जब डी बड़ा है ए से तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इट मीन्स यहाँ पर जो मेरा आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है कि सी सबसे छोटा था, उससे बड़ा क्या है, उससे ज़्यादा स्पीड ए की थी, उससे ज़्यादा स्पीड डी की थी और बी की स्पीड तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो 1 सेकंड में ही 8 किलोमीटर जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको आप देखकर दोबारा से करके कोशिश करने की करेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 जो 31 दिसंबर 2021 में बना। एक ट्रेन जो है वो स्टार्ट करती है फ्रॉम स्टेशन ए से स्टार्ट करा उसने 6 तारीख को 6/10/2021 में। किस समय पर 22:15 आर पर इसने स्टार्ट किया ट्रेन ने, एंड रीचेज द स्टेशन बी, और ये बी स्टेशन में पहुंची किस तारीख को, 9 तारीख को। कितने बजे, 4:15 आवर्स पर ये पहुंच गई, मतलब सुबह के 4 बजे पहुंची और ये रात को कितने बजे चली होगी, ये 10:15 पर जो है यहाँ पर ट्रेन हमारी चली थी। ठीक है, तो डिस्टेंस हमको पूरा दे रखा है वो है 1890। आपसे एवरेज स्पीड औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में मुझे पता है, अब मुझे बस टोटल टाइम ही यहाँ पर निकालना है। चलिए अब हम निकालेंगे टोटल टाइम। 6 तारीख को मैं यहाँ पर चली थी कितने बजे, 10:15 पर। तो पहले तो 11 बजे होंगे तो मतलब 45 मिनट
रहे होंगे, फिर 11 से 12 बजे होंगे, तो 1 घंटा 45 मिनट में मैं ये मान लूँ कि रात के 12 बज गए, है ना, रात के 12 बज गए। और उसके बाद से अब अगला दिन शुरू होगा, 7 तारीख शुरू होगी। 7 तारीख शुरू हुई, 7 तारीख शुरू होने में क्या हो गया, 1 घंटा 45 मिनट थे, फिर आपकी 7 तारीख शुरू हो गई 12 बजे के बाद से। 7 तारीख से 8 तारीख तक की फिर से 12 बजे तक आने के लिए, जैसे रात के 12 थे जब वो, फिर अगले दिन भी रात के 12 आने के लिए 24 घंटे लगे होंगे। 7 तारीख से अब मैं किस तारीख पर आ गई, मैं 8 तारीख पर आ गई, 8 डेट पर जो है मैं आ गई। तो मेरे यहाँ पर 24 घंटे 24 आवर जो हैं वो कवर हो गए। 8 से क्या हुआ, मैं 9 की डेट में भी आ गई, और उसमें भी मैं क्या हो गया, क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे पहुँची हूँ, तो मैं तो रात के 12 बजे से टाइम काउंट कर रही हूँ कि 1 घंटा 45 मिनट, 1 घंटा 45 मिनट बाद मेरे क्या हो जाएंगे, 12 बज जाएंगे, और मेरी डेट जो है वो भी 7 हो जाएगी। 7 से 8 डेट तक आने के लिए कितने घंटे लगे, 24 घंटे। फिर 8 से भी 9 डेट तक आने के लिए फिर से कितने लगे, 24 घंटे जो है वो यहाँ पर लगेंगे, 24 आवर यहाँ पर लगेंगे। और मैं 9 तारीख की, 9 जो डेट थी उसकी वो मैं रात के 12 बजे पर पहुँच गई। लेकिन मुझे 12 बजे तक नहीं जाना, ट्रेन जो है वो 9 तारीख को, 9 डेट को 12 बजे नहीं पहुँची, वो सुबह के 4:15 पर पहुँची है। इसका मतलब मुझे 4 घंटे 15 मिनट, 4 घंटे 15 मिनट इसमें और जोड़ने होंगे। तो इनको मैं अलग से जोड़ लेती हूँ, क्योंकि 24 आवर तो ये चल ही रहे थे, साथ में ये भी अलग से आ जाएंगे। 45 में 15 करेंगे तो ये 60 मिनट बन जाएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो 5 घंटे 60 मिनट। या मैं ये बोल सकती हूँ ये कितने एक्स्ट्रा में है, 6 आवर जो हैं ये तो हो गए मेरे एक्स्ट्रा में जो थे। उसके अलावा 24 आवर और 24 आवर 2 ये और अलग से जुड़ेंगे। तो 24 में 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 48, और 48 में ये 6 घंटे मैं और जोड़ दूंगी तो मेरा कितना हो जाएगा, 54 आवर। अब मेरे को क्लियर हो गया कि जो टोटल टाइम मैंने लिया 6 तारीख से 9 तारीख तक का, सॉरी मैंने नहीं, ट्रेन ने जो टाइम लिया वो था 54 आवर, 54 घंटे जो है वो ट्रेन ने लिए। कैसे निकाले वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो अब यहाँ पर हम निकाल लेंगे एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस था 1890, नीचे क्या आ जाएगा आपका 54। अब इसको कट करने की हम जो है यहाँ पर कोशिश करेंगे। आंसर जो है एग्जैक्ट में दे रखे हैं, बट मुझे लगता नहीं है कि आंसर यहाँ पर एग्जैक्ट में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं इसको 3 के टेबल में करूँ, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, तब भी नहीं बनेगा ये। तो यहाँ पर इसको अब हम कट करेंगे किससे, 9 से। 9 2 ज़ा 18, है ना, और यहाँ पर हो गया ये 9 1 ज़ा 9, और ये हमारा 0 का 0 आ गया। 9 7 ज़ा कितना होता है आपका, 9 6 ज़ा आपका हो गया 54 हो गया। तो ये 6 बार में यहाँ पर जो है वो कट हो गया। अब इसको हम फिर से कट कर लेते हैं 3 से टेबल से। 3 2 ज़ा 6, अब 3 7 ज़ा 21, ये हो गया आपका 70/20। अब इसको 2 की टेबल से कट करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो 35 किलोमीटर पर आवर जो है वो मेरा यहाँ से आंसर निकल कर आ गया। इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको? सिर्फ टाइम निकालना था। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन क्या था, सिर्फ टाइम का। टाइम आपने निकाल लिया तो डिस्टेंस आपको दिया था, टाइम आप निकाल लेंगे तो स्पीड जो है वो आप यहाँ पर बता देंगे। तो ध्यान से इन क्वेश्चंस को समझें और जल्दी जल्दी से करने की कोशिश करें, ठीक है। अगर टाइम कम है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर रहेगा। 14th क्वेश्चन जो 3 जनवरी 2022 में बना, ये क्वेश्चन बहुत इजी था। किसी शिफ्ट में क्वेश्चन इजी भी आ सकते हैं, किसी शिफ्ट में क्वेश्चन भारी भी आ सकते हैं। अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं, अब तो आपका एक ही दिन में पेपर होना है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सभी बच्चों को एक ही तरह का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। ए साइक्लिस्ट ट्रैवल 360 मीटर इन 2 मिनट, तो उसकी स्पीड पूछ रहा है हमसे मीटर पर सेकंड में। तो मिनट को पहले हम क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 122 सेकंड जो है वो होंगे। 0 से 0 कट, 12 की टेबल में 3 टाइम कट, तो मेरा यहाँ पर आंसर आ गया 3 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड जो है वो कितनी है, ऑप्शन नंबर 3 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो 7 जनवरी 2022 में बना। क्वेश्चन बहुत इजी है। एक कार जा रही है सूरत से मुंबई तक। ऑडोमीटर में कार में ये रीडिंग थे शुरू में और बाद में ये रीडिंग थे, तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। आप माइनस करके देखेंगे तो माइनस करके कितना आना है, 280 किलोमीटर जो है वो माइनस करके आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। तो ये मेरा डिस्टेंस मुझे पता चल गया। क्वेश्चन में मुझे टाइम भी दे रखा है और एवरेज स्पीड औसत चाल मुझसे पूछ रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है मेरा 280, टोटल टाइम कितना है 5 आवर 20 मिनट। तो 20 मिनट को अब मुझे घंटे में कन्वर्ट करना होगा, तभी तो पूरा डिवाइड हो पाएगा। तो 20 मिनट को यहाँ पर आर में बनाने के लिए मुझे इसे 60 से डिवाइड करना होगा। 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर ये हो गया 5 + 1/3। एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई, 1 की टेबल में 3 3 टाइम, 3 5 जा
15 और ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो मेरा जो टाइम है अगर मैं पूरे आवर में बात करूँ तो ये हो जाएगा 16/3 आवर। अब इसको और अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। तो डिस्टेंस तो मेरा 280 था सब्ट्रैक्ट करने के बाद इन दोनों को, और टाइम मेरा कितना भी आया था 16/3। तो 3 तो मेरा क्या होगा ऊपर चला गया, 16 मेरा यहाँ पर नीचे ही रहा। 4 की टेबल में कट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28, ये 70 हो गया। फिर से हम 2 की टेबल में कट कर लेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ये 35 हो गया। 35 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगी, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 105/2। और जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा 52.5 जो है वो मेरे को देखने को मिलेगा। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, पॉइंट लगेगा और फिर 5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो आपको करनी है और उनसे आप अपने आंसर पर पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए यहाँ पर मैं पूरी आपको रिलेशन बता दूंगी। जैसे मैंने अभी पीछे आपको समझाया था कि टाइम पीरियड अगर कम होगा तो लेंथ भी कम होगी, टाइम पीरियड ज़्यादा होगा तो लेंथ भी कम होगी सिंपल पेंडुलम के केस में। पर रिलेशन क्या होता है कि टाइम पीरियड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। ये फॉर्मूला माइंड में सेट कर लीजिएगा कि टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टाइम पीरियड पर क्या फ़र्क पड़ेगा सिंपल पेंडुलम के अगर उसकी लेंथ को 4 टाइम बढ़ा दिया जाए। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो कितनी है 4 है, और √4 की वैल्यू कितनी होती है 2। तो टाइम पीरियड यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टाइम, मतलब ट्वाइस हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे टाइम पीरियड का डायरेक्ट रिलेशन होता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। तो L की वैल्यू यहाँ पर 4 कर देगी, लेंथ को मैंने क्या कर दिया 4 गुना कर दिया, मतलब √4 कर दिया। तो टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा, √4 की वैल्यू 2 होती है तो टाइम यहाँ पर ट्वाइस हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो टाइम भी बढ़ता है, लेंथ घटाती हैं तो टाइम भी घटता है, और जो रिलेशन है वो भी आपको याद रखनी होगी। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही वाला क्वेश्चन है। 10 जनवरी में भी बना, 24 जनवरी 2023 में भी बना। एक स्पीड टाइम ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर वही स्पीड है। स्पीड टाइम ग्राफ दे रखा है जो कि हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे हो सकती है या फिर स्ट्रेट लाइन एक वाली सिचुएशन में ये ऐसे हो सकती है। तो यहाँ पर हमें बताना है क्या हम इससे कंक्लूड करेंगे, क्या हम यहाँ से निष्कर्ष निकालेंगे। द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अ यूनिफॉर्म मोशन, बिल्कुल यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। उस केस में इस तरह की स्ट्रेट लाइन जो है वो हमें देखने को मिल जाएगी। या फिर क्या हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा रेस्ट पर है। दोनों सिचुएशन यहाँ पर हो सकती हैं। नॉन यूनिफॉर्म में आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती, उसमें तो जिगजैग जो है वो वहाँ पर बन जाएगी। क्योंकि जिगजैग कैसे बनेगी, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कभी वो 15 जा रहा है, कभी वो 20 जा रहा है, तो ऐसे फिर ऐसे इस तरह से उसमें जिगजैग लाइन जो है वो बन जाती है जब नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो स्ट्रेट लाइन कब बनेगी, जब वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, एक समान गति से जा रहा होगा, या फिर जो ऑब्जेक्ट है जो बिंब है वो मेरा विराम अवस्था में होगा, रेस्ट में होगा। ए और बी, इट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में ही मेरा जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा होगा, स्ट्रेट लाइन जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18th क्वेश्चन जो 21 जनवरी 2022 में बना। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन 3 बार बने थे तो मैंने एक क्वेश्चन वहाँ से ऐड कर लिया। रेवा जो है कार चलाकर अपने ऑफिस से घर जा रही है, जो कि कितना है, ये भैया ऑफिस है, ये उसका घर है, जो कि 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पर उसका घर है। शुरू के 10 मिनट में यहाँ मान लूँ तो उसकी जो स्पीड थी वो थी 48 किलोमीटर पर आवर। तो उसने 10 मिनट कवर कर लिए। फिर उसके बाद उसने क्या करा, 15 मिनट उसने और वेस्ट कर दिए किस चीज़ में, अपना इधर उधर घूमने में। उसके बाद वो फिर जो है किस स्पीड से जा रही है, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और वही अपने घर पहुंच जाती है। तो मुझे यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी जो एवरेज स्पीड है पूरी जर्नी की वो मुझे यहाँ पर बतानी है। उसकी समस्त यात्रा की जो औसत चाल है वो यहाँ पर बतानी है। औसत चाल, एवरेज स्पीड क्या बताया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस मेरे को क्वेश्चन में पता है 22 किलोमीटर, टोटल टाइम मेरे को नहीं पता। मुझे ये पता है कि स्टार्टिंग में 10 मिनट वो चली, 15 मिनट उसने रुक कर वेस्ट कर दिया, लेकिन वो बाद में कितना समय में पहुंची अपने घर वो टाइम मुझे नहीं पता है। तो पहले मुझे वो टाइम निकालना होगा, फिर मैं इन तीनों को ऐड करके अपने टोटल टाइम पर आ जाऊंगी और फिर मैं इजीली फॉर्मूले में रखकर इसको सॉल्व कर लूँगी। अब देखिए ये बचा हुआ टाइम कैसे निकालेंगे, अब इसको समझते हैं। शुरू के 10 मिनट में मैं 48 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी, तो मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा होगा ये पहले मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी मेरी 48, और मैं इसको मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लूँ तो कितना हो जाएगा 10/60। ये इससे कट गया 0 से 0।
6 की टेबल में कितनी बार ये कट हो जाएगा, 8 टाइम जो है वो कट हो जाएगा। तो शुरू में जो मैंने डिस्टेंस कवर किया मुझे क्लियर हो गया 10 मिनट में मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, मैंने 8 किलोमीटर जो है वो कवर कर लिए। और टोटल डिस्टेंस कितना था, 22 किलोमीटर। 22 में से अगर मैं 8 को माइनस करूँगी तो बचेगा कितना, 14 किलोमीटर। तो अब मुझे क्लियर हो गया कि शुरू में मैंने 8 किलोमीटर कवर किया, जिसमें मैंने उसको 10 मिनट में कवर किया। 15 मिनट मैंने भाई इधर उधर मार्केट में वेस्ट कर लिए। उसके बाद ये जो बचा हुआ डिस्टेंस है 14 किलोमीटर, इसको मैं किस स्पीड से कवर कर रही हूँ, 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रही हूँ। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है भाई डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है मेरा 14 और स्पीड कितनी है मेरी 56। तो यहाँ पर ये करेंगे, ये इसकी टेबल में 4 टाइम कट जाएगा तो टाइम कितना आ गया 1/4। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 15 मिनट ही होता है। तो मुझे अब क्लियर हो गया कि लास्ट में जो 14 किलोमीटर थे जब मैं 56 की स्पीड से जा रही थी तो मुझे कितना टाइम लगा, मुझे 15 मिनट ही जो है वहाँ पर लगे थे। तो टोटल टाइम अब मेरे को पता चल गया, शुरू में 15 मिनट मैंने इधर उधर वेस्ट करे, उसके बाद 15 मिनट में मैं अपने घर पहुँच गई। तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 मिनट जो है टोटल टाइम मेरा निकल कर आ गया। टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है 22 है, टोटल टाइम कितना है 40 मिनट है, जिसको मुझे किस में कन्वर्ट करना होगा, आवर में कन्वर्ट करना होगा। 0 से 0 कट, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आर में कितना हो गया 2/3। तो 2 तो यहीं रहेगा, 3 मेरा ऊपर चला जाएगा। 2 की टेबल में कट करेंगे 1 1 और 11 3 ज़ा 33। इट मीन्स जो एवरेज स्पीड है वो निकल कर आ गई ऑप्शन नंबर 1, 33 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 जो 29 दिसंबर 2022 में बना, ये वो क्वेश्चन है जो लेटेस्ट अभी बने थे 2023 में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखिए वेलोसिटी टाइम दे रखा है, ये नीचे टाइम रहा होगा, यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी ऑफ अ बॉडी मूविंग विद 0 एक्सीलरेशन। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट थी तो इन्होंने लेवल बढ़ा के दी। इस बार ऐसा नहीं होगा, 100% मैं आपको गारंटी लेती हूँ। एक्सीलरेशन क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक समय में जो वेलोसिटी में परिवर्तन आ रहा है, जैसे मैं 15 मेरी वेलोसिटी थी, उसके बाद मेरी 20 हो गई है ना, फिर वहाँ पर मेरी 25 हो गई वेलोसिटी, फिर 30 हो गई। तो चेंज इन वेलोसिटी, शुरू में 15 थी फिर 20 हो गई, तो कितना चेंज आया 5 का, फिर बाद में भी 5 का, फिर बाद में भी 5 का। तो यहाँ पर ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया। मतलब जो एक्सीलरेशन जो त्वरण है वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, और वो कितना हो रहा है 5-5 का चेंज हो रहा है, तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी की वेलोसिटी में कितना परिवर्तन आ रहा है समय के साथ, वो आपका एक्सीलरेशन है, वो त्वरण है। तो यहाँ पर कह रहा है कि किस केस में वेलोसिटी, यहाँ पर जो एक्सीलरेशन है जो त्वरण है वो मेरा 0 होगा। देखिए यहाँ पर तो एक्सीलरेशन मैंने बताया आपको 5 आ रहा है। अगर मेरी वेलोसिटी बढ़ ही नहीं रही होगी, मैं 15 था फिर 15 रहा फिर 15 रहा, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 0 का। तो जब 0 का चेंज हुआ तो एक्सीलरेशन जो त्वरण होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको भी मैंने पीछे समझाया था, अगर ये टाइम है ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी मेरी बढ़ ही नहीं रही है टाइम के साथ। अगर मेरी 15 वेलोसिटी है तो 1 घंटे बाद भी 15 है, फिर 15 है, तो वेलोसिटी में कोई चेंज आ ही नहीं रहा। और जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सीलरेशन त्वरण जो है वो ऑटोमेटिक 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है, वो चेंज हो ही नहीं रहा है। तो एक्सीलरेशन 0 कब होगा, इस वाले केस में हो जाएगा कि जब भाई क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। तो भाई यहाँ पर हम वही ऑप्शन ढूंढ लेंगे, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ऑप्शन नंबर 2 में हमें साफ साफ दिख रहा है, समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा के केस में ही जो एक्सीलरेशन है जो त्वरण है वो 0 होगा। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी जो वेग है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वेग का परिवर्तन ही त्वरण होता है, एक्सीलरेशन होता है। इतनी बात भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 जो 10 जनवरी 2023 में ये क्वेश्चन बना। ये बहुत इजी है, जब जाने और आने की स्पीड दे दे और डिस्टेंस दे रखो तो सिंपल हम डायरेक्ट फॉर्मूले से उसे निकाल सकते हैं। अ गर्ल साइकिल एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर टू हर फ्रेंड हाउस सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस। एक लड़की अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अपने मित्र के घर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर जाती है। शी रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आती है। एवरेज स्पीड औसत चाल हमसे पूछ रहा है पूरी जर्नी की, तो सिंपल होता है 2 × x × y अपॉन में क्या आता है x + y। और यहाँ पर x y क्या होते हैं, वो मेरी जो स्पीड है जाने और आने की। जाने की स्पीड को x माना तो वो 12 हो गई, आने की स्पीड को 18 माना, और नीचे आता है दोनों का सम, दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा 30। 18
प्लस 12 करेंगे तो 30 आएगा। बस इस फॉर्मूले से हम पूरी औसत चाल जो है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर 3 इंटू 10 कर लीजिए, इसको 30 ना मान के 3 इंटू 10 कर लें तो वो भी 13 ही तो होता है। 3 के टेबल में कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18 हो गया। अब यहाँ पर 12 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका 24 हो जाएगा। 24 की मल्टीप्लाई हमें अब किससे करनी है, 6 से करनी है, और नीचे हमारा 10 है, ठीक है। तो 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 मेरा कैरी था तो वो 14 हो गया। 144/10 इट मीन्स 14.4। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को ऑप्शन नंबर 1 देखने को मिलता है। अप्रॉक्स में है, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया है तो भी चलेगा। तो 14.5 जो है वही मेरा यहाँ पर आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। ये हो गई भाई यहाँ पर एवरेज स्पीड औसत चाल। देखिए अगर आपको साइंस के पेपर 2 के नोट्स चाहिए, पूरी समरी 6 7 8 की, सारे प्रीवियस ईयर 2021 22 22 23 2011 19, तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप पर या मेरी मेल आईडी पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी होगी। हैंड टू हैंड आपको जो नोट्स हैं सारे प्रीवियस ईयर हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपके लिए बेस्ट रहेंगे। आप नोट से पढ़ें, उसके बाद ये टॉपिक सीरीज करें। लास्ट टाइम में रिवीजन करना होगा ना तो नोट से फटाफट रिवीजन कर लेंगे। सारे प्रीवियस ईयर आपके पास होंगे विद आंसर्स, तो उनको ऊपर ऊपर से देख जाएंगे, ताकि अगर क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं तो आपके माइंड में आंसर तक भी जो है वो याद रहें कि अच्छा ये इसका ये था, इस तरह से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 जो 11 जनवरी 2023 में बना। ये वही टाइम वाला क्वेश्चन है, ट्रेन इतने टाइम से इतने टाइम में पहुंच रही है। पीछे भी करा था, एक बार और करते हैं। एक ट्रेन स्टार्ट करती है गुवाहाटी से 31 अगस्त को, मतलब कितने टाइम पर, 13:40 पर। इसको हम क्या बोलेंगे, 1:40 पर दोपहर के ट्रेन जो है वो चली। बेंगलोर पहुंच गई वो 2 सितंबर में, लेकिन पहुंची किस पर, 15:20 पर। 13:40 पर ना पहुंचकर 15:20 पर पहुंची ट्रेन, ठीक है, दोपहर में 3:20 पर पहुंची बेसिकली। डिस्टेंस जो है वो हमको क्वेश्चन में दिया है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है, सिर्फ यहाँ पर निकालना क्या है आपको, टोटल टाइम, अपनी अकल से टाइम निकालना है। चलिए अब हम टाइम निकालते हैं। 31 अगस्त 13:40, तो 31 अगस्त से अगर मैं 1 सितंबर की 13:40 1:40 पर ही जाना चाहूँ तो पूरा 24 घंटे का एक साइकिल घूमेगा। तो यहाँ पर भाई कितना डिस्टेंस कवर कर लिया मैंने, ये मेरे को क्लियर, टाइम कितना कवर लगा, टाइम कितना लगा, 24 घंटे मेरे को यहाँ पर लगे। तो मैं 1 सितंबर पर आ गई। फिर भैया ट्रेन तो 2 सितंबर तक चली है, फिर अगले दिन मैं 2 सितंबर पर आ गई, फिर से यहीं पर 13:40 पर, मतलब 1:40 पर मैं यहाँ पर आ गई। तो 2 सितंबर, 1 सितंबर से फिर से अगले दिन की 2 सितंबर तक जाने तक फिर से 24 आवर लग गए। तो ये तो मेरे भैया 48 आवर जो हैं जो पूरे पूरे लगे हैं 2 दिन के। 2 सितंबर की मैं 1:40 13:40 पर मैं आ गई, लेकिन ट्रेन तो भैया 15:20 तक गई है, थोड़ा और आगे बढ़ना होगा मुझे। इसमें मैं अगर 20 मिनट और जोड़ दूँ तो मैं 14 पर आ जाऊँगी, ठीक है। तो ये 20 मिनट मैंने काउंट कर लिए। फिर उसके बाद ट्रेन फिर भी 14 के बाद कब तक गई, 15:20 तक गई है, मतलब 1 घंटा 20 मिनट और लगे हैं। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो 1 घंटा 1 आवर 40 मिनट जो है और ट्रेन को लगा, क्योंकि 2 सितंबर की अगर मैं 13:40 पर पहुंची, 1 घंटा 1:40 अगर हो रहे हैं और मुझे जाना है 3:20 तक, तो उसके बाद भी मुझे 1 घंटा 40 मिनट और चलना होगा ट्रेन को। तो ये पूरा टाइम हो गया 48 आवर, तो ये और साथ में 1 घंटा 40 मिनट ये और मुझे जोड़ने होंगे। तो 48 आवर में 1 आवर और जोड़ दूंगी तो कितना हो जाएगा, 49 आवर। तो 49 तो मुझे पूरे घंटे में लगे और साथ में 40 मिनट लगे। तो 40 मिनट को भैया मुझे क्या करना होगा, आपका आर में कन्वर्ट करना होगा। आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से 0 का, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, और 3 9 जा कितना हो जाएगा 27, 3 4 जा 12, 13 40, ये 147 हो गया। और ये यहाँ पर 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 149/3। ये मेरे आवर में लगा 149/3। तो बस अब एवरेज स्पीड निकाल। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस, ये रहा। टोटल टाइम कितना था, 149/3 था, 3 को मैं ऊपर कर लूँगी। अब भाई इसके टेबल में हम क्या करेंगे, इसको कट करने की कोशिश करेंगे। 149 के टेबल में हम 1 टाइम जो है इसको कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए ये जो है इसकी टेबल में आप देखेंगे तो आप कर देख लीजिएगा कैलकुलेशन में, तो ये इसकी टेबल में जो है 4 टाइम में जो है यहाँ पर चला जाएगा। 4 टाइम में ये आपका चला जाएगा लगभग में। और जब 4 टाइम में लगभग में ये चला जाएगा तो 14 की मल्टीप्लाई अगर मैं 3 से करूँगी, 3 4 जा 12, और
ये हो गया 42। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 42 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर होगा। आप डायरेक्ट इसकी टेबल में कट करेंगे, यहाँ पर कुछ बचेगा कैरी, जैसे 58 बचेगा तो ये 584 हो जाएगा, लेकिन जो निकल कर आएगा वो आएगा 58 इसकी टेबल में 6। तो कोई बात नहीं, इतना हम अप्रॉक्स में ले लेंगे। तो 14 टाइम मैं ये कह सकती हूँ इसकी टेबल में पूरा कट जाएगा, और 14 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो वो 42 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो मेरी यहाँ पर एवरेज स्पीड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नहीं, बेसिकली ये क्वेश्चन मिस हो गया था तो इसको मैंने अलग से ऐड कर दिया है। 21 के बाद हम अगला क्वेश्चन 22 देखेंगे, इसको हम अलग से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, निम्न में से कौन सा एक सीधी रेखा आरेख नहीं है, ये हमको बताना है। मतलब जिसमें स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये हमको बताना है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होता है तो इस तरह से सीधी रेखा बन जाती है, डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा टाइम के साथ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उस केस में भी स्ट्रेट लाइन बनेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इस तरह से उसमें भी ऐसे ही ग्राफ बन जाता है। पीछे हमने 2 क्वेश्चन देखे थे इस तरह के, ये वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा है, या फिर जीरो एक्सीलरेशन है तो इस तरह से वो पैरेलल हो जाती है। तीसरा केस क्या होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है 15 से 20, जैसे मैं बताया था 5 का गैप था, तो एक्सीलरेशन त्वरण वहाँ पर यूनिफॉर्म था। तो जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा तो वहाँ पर इस तरह वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो देखने को मिलेगी। किस तरह वाली, ये वाली, इस तरह वाली, ये सीधी यहाँ से ऐसे। तो ये 3 केस में हमें स्ट्रेट लाइन जो है साफ साफ देखने को मिलेगी। समझा भी दिया मैंने कैसी वाली मिलेगी। इस वाले केस में इस तरह की लाइन बनेगी, याद रखेंगे, पूछ सकता है आपसे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में निश्चित चेंज आ रहा है बार बार। तो जैसे पहले 15 था, फिर 20 हो गया, फिर 25, तो 5 का गैप आया जा रहा है। तो ये जो 5 का गैप आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर यूनिफॉर्म है, त्वरण जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उस केस में ग्राफ इस तरह का बन जाता है। तो तीनों में स्ट्रेट लाइन बन रहा है, लेकिन फर्स्ट केस में जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटिंग ऑब्जेक्ट, किसी समान त्वरित का दूरी समय आरेख, ये आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा पैराबोला होता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, क्यों होता है, कैसे होता है, इससे मतलब आपको नहीं रखना है। बस इतना माइंड में याद रख लीजिएगा कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट का, वो क्या होता है, वो आपका पैराबोला जो है वो होता है इस तरह से, स्लोप जो है वो ऐसे बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 में हमें स्ट्रेट लाइन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि बीच में वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, छूट गया था, इसलिए मैंने उसको ऐसे ही ऐड कर दिया। 17 जनवरी 2023 में बना, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन। देखिए ये पेंडुलम होता है, सीधा ऐसे बंधा होता है ये बॉब से, ये जो गोला होता है इसे हम बॉब बोलते हैं। तो बॉब कैसा है, इसका मास क्या है, याद रखेंगे मास पर डिपेंड नहीं करता। मैंने बताया था टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा था, लेंथ पर, ये कितना लेंथ बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं। इसका मास क्या है बॉब का, ये जो गोला है, गोले से जिसे हमने बांधा है, ये गोला, ये बॉब जो है ये कैसा है या इसका मास क्या है, इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क नहीं आता टाइम पीरियड पर, क्योंकि टाइम पीरियड तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, लेंथ के परिवर्तन से पेंडुलम में फ़र्क आता है। तो लेंथ वाला ऑप्शन यहाँ से हटेगा, क्योंकि ये पूछ रहा है क्वेश्चन में किस पर डिपेंड, ये जो सरल लोलक का कालावधि होती है किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये लेंथ पर तो निर्भर करती है, ये ऑप्शन भी हटेगा। यहाँ पर भी लेंथ लिखा है क्योंकि इस पर निर्भर करती है, लेकिन ये मास, मटेरियल और शेप, बॉब ये जो बंधा है गोला, ये गोला किस मटेरियल का है, उसका द्रव्यमान क्या है या उसका आकार क्या है, उस पर ये निर्भर नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, मैंने आपको बताया था, देखिए इस तरह से ये बंधा होता है लोलक, ये कहलाती है मीन पोजीशन। क्या कहलाती है, मीन पोजीशन। ये वो पोजीशन होती है जहाँ तक उसको हाईएस्ट जाना होता है, और यहाँ पर आकर स्पीड जो है ना वो 0 हो जाती है, क्योंकि ये मैक्स है, यहाँ पहुँचा, यहाँ पर 0 हो गए, फिर से वो ऐसे वापस आ गया। ठीक है, तो याद रखेंगे मीन पोजीशन पर तो स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर स्पीड जो है वो सबसे 0 होती है, क्योंकि यहाँ वो मैक्स गया, फिर स्पीड 0 हुई, फिर से वो क्या हुआ, वो वापस आ गया। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होता है, स्पीड जो होती है, याद रखेंगे, वो 0 होती है, फिर वो वापस आता है। और एक पूरा जो ऑसिलेशन होता है वो कैसे होता है, यहाँ मीन पोजीशन से गया एक्सट्रीम पोजीशन पर, फिर यहाँ वापस आया, फिर यहाँ से इधर गया, और फिर यहाँ से इधर वापस आया। तो ये पूरा एक चक्कर यहाँ पर जो है वो माना जाता है कि पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया। तो ये डिपेंड नहीं करता किस पर, मास पर, मटेरियल पर या शेप पर। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 20 जनवरी 2023 में बना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपसे फ्रिक्वेंसी पूछ रहा है, फ्रिक्वेंसी आवृत्ति,
वो क्या होती है, ऑसिलेशन अपॉन टाइम, दोलन बटे समय। ऑसिलेशन जो दोलन है वो क्वेश्चन में दिए हैं 80 बार 80, टाइम मेरे को क्वेश्चन में दिया है 8 सेकंड, तो इसको कट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से कितनी निकल कर आ गई भी, 10 हर्ट्ज जो है वो निकल कर आ गई। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 जो 23 जनवरी 2023 में बना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द लाइन डिपिक्टिंग द डिस्टेंस टाइम इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। डिस्टेंस है, ये टाइम है, पैरेलल कब होगी, जब डिस्टेंस चल ही नहीं रहा होगा टाइम के साथ, तो ये पैरेलल हो जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही है, तभी तो क्या हुआ, डिस्टेंस मूव ही नहीं कर रहा, अपनी जगह पर ही है, टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, तो ये पैरेलल लाइन बन जाती है। बहुत बार समझा दिया, अब तो माइंड में सेट हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सिंपल सा यहाँ पर मेरा क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर, अब देखिए इस क्वेश्चन में एक बात और याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन अगर होता है तो याद रखेंगे, अगर यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उस केस में क्या होता है, इस तरह वाला ग्राफ जो है डिस्टेंस टाइम में देखने को हमें मिलता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में, मोशन में मैंने भी बताया था, डिस्टेंस टाइम में क्या बनता है, वो पैराबोला जो है आपका वहाँ पर बन जाता है, स्लोप जो है वो वहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 28 जनवरी 2023 में बना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फिर से ये टाइम है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब इस तरह वाला ग्राफ कि जैसे ये 10 था, ये 20 था, ये 30 था, टाइम है 1 2 3, 1 घंटे में 10, फिर अगले 1 घंटे में भी 10, फिर अगले 1 घंटे में भी 10, तो इस तरह से यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब 10 ही बढ़ रहा है हर घंटे में, टाइम के साथ स्पीड में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो वही तो यूनिफॉर्म है। तो उस केस में ग्राफ इस तरह वाला स्ट्रेट लाइन जो है वो बनता है, तो ये वाला ग्राफ यहाँ पर बन रहा है। तो अब हमें बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये जो है क्या स्ट्रेट लाइन पैरेलल होगी एक्सिस के, नहीं, उसमें तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर होना चाहिए, वाई एक्सिस के भी पैरेलल नहीं होगी, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ये स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन ये ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ये ऐसे जा रही है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बट मैं समझा दूंगी क्योंकि मैंने अब आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, तो इस क्वेश्चन को भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सिंपल पेंडुलम है, एक सरल लोलक है जिसमें डिस्टेंस दे रखा है, ये वाली पोजीशन जो होती है वो मीन पोजीशन होती है, जो इसकी मीन पोजीशन है मध्य स्थिति है, मीन पोजीशन दे रखी है, और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ जहाँ मैक्स तक ये पहुँचा, ये क्या है, इसकी चरम स्थिति है, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जो डिस्टेंस मीन पोजीशन और ये जो इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, जो मध्य स्थिति है और चरम स्थिति है, उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्वेश्चन में दे रखा है डी, ये डिस्टेंस है डी। टाइम टेकन बाय द बॉब टू मूव डिस्टेंस d बाय 4 इज t1 सेकेंड। यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक और पॉइंट दे दिया कि जो समय लगता है बॉब को, जो लोलक होता है, जो समय लग रहा है लोलक को मूव करने के लिए कितना डिस्टेंस, d बाय 4, डी का भी 1/4 डिस्टेंस, उसमें उसको लग रहा है t1 टाइम, मतलब t1 टाइम में d बाय 4 डिस्टेंस कवर होता है। तो ये पूरा d कवर करने में ये 4 ऊपर चला जाएगा, मतलब पूरा डिस्टेंस d कवर करने में 4 t1 का टाइम जो है यहाँ पर लगेगा, क्योंकि 1/4 में t1 लगता है, पूरा d करने में t1 प्लस t1 प्लस t1 प्लस t1 4 t1। तो डिस्टेंस मुझे पता चल गया कि अगर d कवर होता है तो उस केस में टाइम कितना लगता है, 4 t1 जो है टाइम वहाँ पर लगेगा। ये पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, यहाँ पर पूछ रहा है लोलक की समय अवधि क्या होगी, तो यहाँ पर हमें मानना होगा पूरा एक ऑसिलेशन। कैसे, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया ऐसे, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ वापस आया, ये पूरा एक ऑसिलेशन पूरा माना जाता है और इसी का टाइम पीरियड पूछ रहा है। ये डिस्टेंस d है और यहाँ पर इस पूरे को कवर करने में कितना टाइम लगता था, 4 t1 टाइम लगा जाने में, तो सेम 4 t1 टाइम लगेगा आने में, जाने में 4 t1 लगा, आने में भी 4 t1 लगा, जितना इधर गया इतना इधर जाएगा, इधर भी जाने में 4 t1 लगेगा, इधर भी आने में 4 t1 लगेगा, क्योंकि d का तो टाइम मैंने निकाल लिया ना, वो कितना निकल कर आता है 4 t1, तो पूरा 4 बार गया ना वो, ऐसे 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 ऐसे, तो 4 बार ही जोड़ देंगे इनको, 4 t1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दिए, मतलब 16 t1 जो है वो टोटल टाइम वहाँ पर लगा होगा एक पूरा ऑसिलेशन करने में। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 जो 2 फरवरी 2023 में बना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन देखिए कैसे घुमा के पूछ लेता है, बच्चे घबरा जाते हैं, क्वेश्चन ईजी है। स्टूडेंट आर टेकन टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम भाई ग्राफ बनाने हैं, 2 टेबल दे रखी हैं इनके, ठीक है, उसी के आधार पर अब हमें बताना है। डिस्टेंस 0 था तो भाई टाइम भी 0 था, मतलब ये टाइम अगर 1 घंटा मान लूँ तो मेरा डिस्टेंस भी कितना हो गया 10,
टाइम अगर 2 हो गया तो मेरा डिस्टेंस भी कितना हो गया, 20 हो गया। टाइम अगर 3 हो गया तो मेरा डिस्टेंस भी कितना हो गया, 30 हो गया। टाइम अगर ऐसे 4 हो गया तो मेरा डिस्टेंस भी यहाँ कितना हो गया, 40 हो गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, ऐसे ऐसे, ये पॉइंट्स बने इसमें, तो ये सीधी रेखा ऐसे बन गई। ठीक, दूसरी टेबल का भी अगर हमें ग्राफ बनाना है, शुरू में टाइम, ये तो पहले का हो गया, शुरू में टाइम डिस्टेंस दोनों का 0 है, फिर यहाँ पर ये 3 हुआ तो भाई ये 30 हो गया। सेम ऐसे ये 6 हुआ तो भाई ये 60 हो गया। बात अभी भी वही है, बात अभी भी वही कैसे है, क्योंकि अगर मैं इसको कर दूँ 3 बन जा 3 और ये इसको 10, तो वही वाली बात है, 1 घंटे में 3 ही जा रहा है, क्योंकि 3 घंटे में 30 जा रहा है। क्योंकि बीच में भी अगर मैं देखूँ टाइम का, अगर मैं गैप देखूँ 3 से 6 में, तो 3 घंटे का गैप है, और डिस्टेंस में भी कितने का गैप आ रहा है, 30 का। 3 घंटे में 30 किलोमीटर मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर, वो यहाँ पर भी हो रहा था। तो दोनों के केस में जो ग्राफ बनेगा इसमें भी ऐसा ही बनेगा, और इसमें भी आप बना के देखेंगे इसमें भी ऐसा ही बनेगा। तो दोनों में जो ग्राफ होगा वो इक्वल होगा। स्लोप इन ए और बी विल बी इक्वल। ए और बी में जो ढलान होंगे दोनों में ही क्या होंगे, बराबर होंगे, इस तरह के ही बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28th क्वेश्चन, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, जो 4 फरवरी 2023 को क्वेश्चन बना। The bob of a simple pendulum is released from a mean position toward the extreme position. Which of the following is true for bob at the extreme position? हायर लेवल क्वेश्चन था भाई 11th ही। जो मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन क्वेश्चन है हायर लेवल है, क्योंकि इनके पास शिफ्ट में क्वेश्चन बचे ही नहीं थे। जो इनको क्वेश्चन मिले इन्होंने वो पेपर में क्वेश्चन दे दिए। हायर लेवल लोअर लेवल देखा ही नहीं, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, एक ही शिफ्ट में क्वेश्चन है आपका, तो वो उसी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा। आपका 6, 7, 8 का दायरा ही जब इतनी सारी शिफ्ट में होती है ना, तो ये लोग भी क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस में जो है इधर उधर के रख देते हैं जहाँ से मिलते हैं। ये सोचते नहीं कि सिलेबस में है भी या नहीं है। ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन तो सिलेबस से बाहर है। सिंपल पेंडुलम के नॉर्मल बातें हैं कि टाइम और लेंथ का क्या है, बट ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन, बट मैंने आपको समझा इतने अच्छे से दिया कि अब आप इसको कर लेंगे अगर ये आ जाएगा तो। अब देखिए बॉब है सिंपल पेंडुलम का, ये मीन पोजीशन जो इसकी स्थिर शुरू वाली अवस्था होती है, ये मीन पोजीशन होती है। ये यहाँ से कहाँ गया, एक्सट्रीम पोजीशन पर गया अपनी चरम अवस्था में। तो यहाँ पर मैंने बताया था स्पीड आकर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो यही पूछ रहा है कि जब ये मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर गया, मध्य अवस्था से ये अपनी वहत्तम जो सबसे अधिक अवस्था चरम अवस्था में गया, और वहाँ से इसको छोड़ा जाता है, चरम अवस्था से छोड़ा जाता है। तो इस स्थिति में कौन सा कथन सही होगा, अबाउट द एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो चरम अवस्था है इसके बारे में क्या सही होगा, वहत्तम स्थिति के बारे में क्या सही होगा। इस केस में स्पीड जो है यहाँ पर 0 हो जाती है। अभी पीछे भी समझाया था, क्योंकि यहाँ पर स्पीड बढ़ रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होगी। जैसी स्पीड यहाँ 0 होगी फिर यहाँ से ये वापस ऐसे आने लगेगा। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन में स्पीड 0 होती है, और इस मीन पोजीशन पर स्पीड जो होती है, आपकी चाल जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। वो अलग वाला पॉइंट है, अभी मत समझिए उसको, बस इतना ही आप याद रखिए कि यहाँ पर स्पीड 0 होती क्यों होती है वो मैंने आपको समझा दिया है। फिर यहाँ पर स्पीड बढ़ जाती है जैसे नीचे को आता है, फिर यहाँ से घटती है, फिर यहाँ पर सबसे कम हो जाएगी, फिर यहाँ पर नीचे को आएगी, बढ़ेगी स्पीड। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देखे हैं, मुझे लगता है क्लियर हुए होंगे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें।